हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस हिस्ट्री। सो आज से हम ECO 11, ECO 10 और EEC 11 इन तीनों की वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करूंगा मैं, ताकि आने वाले 10 दिन में हमारे ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है। सो आज मैं ECO 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाला हूँ आपको, जो प्रीवियस ईयर जून सेशन में आ रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है। जो क्वेश्चन बताऊँगा मैं, इसमें से सारे क्वेश्चन जून सेशन के थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है। देखो, आप थ्योरी से भी पास हो सकते हो। अगर आपको पास होना है तो आप थ्योरी कर लो, पास हो जाओगे। और अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का आता है वो अटैम्प्ट करना होगा। उसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब चैनल बताऊंगा, वहाँ से आप जाके उसके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है। वो अच्छे से समझाएगा, मेरे कंपेयर में मैं नहीं समझा सकता आपको उतने अच्छे से जितने से वो समझाएंगे। ठीक है। इग्नू ऑनलाइन एग्जाम करके उनका चैनल है, वहाँ से आप ECO 11 के न्यूमेरिकल कर सकते हो। बाकी थ्योरी क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस कर लूँगा यहाँ पे आके। ठीक है। सो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविडेंट फंड, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड। आप सबको पता होगा, आप अगर जॉब करते होगे आप, तो वहाँ पे PF कटता है। ठीक है। तो वही हमारा PF की फुल फॉर्म प्रोविडेंट फंड होती है। ठीक है। इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है। आई थिंक 5-6 बार ही प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है। ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम पहले। तो देखो, इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको, समझा भी देता हूँ। देखो, प्रोविडेंट फंड, देखो ये क्या होती है, एक स्कीम होती है। ठीक है। वेलफेयर स्कीम होती है। किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए। यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं। प्रोविडेंट फंड स्कीम इज़ अ वेलफेयर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़। अंडर दिस स्कीम सर्टेन सम इज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉयज़ सैलरी as his contribution to the provident fund every month. ठीक है। The employer also contribute a certain percent of salary of the employee to the provident fund. These contributions are deposited or invested. The interest earned on the investment is also credited to the provident fund account of the employee. The balance thus keeps accumulating after year. ठीक है। ईयर आफ्टर ईयर द टाइम्स ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन द accumulated अमाउंट इज गिवन टू द एम्प्लॉय। ठीक है। सिंपल से अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको देखो, ये क्या होता है, एक अकाउंट होता है जिसमें आपकी सैलरी का कुछ पार्ट जाता है, बाकी जो आप जिसके यहाँ काम कर रहे हो वो बंदा भी, वो एम्प्लॉयर भी आपके सैलरी में कुछ पार्ट देता है। दोनों को मिला के आपके जो PF अकाउंट है उसमें अमाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है। सो ये दोनों अमाउंट का सम क्या होता है? PF होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, और उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है आपको। और ठीक है, इतना हो गया। और प्रोविडेंट फंड के दो पार्ट होते हैं। एक तो आप सिंपल जो आपके जो आप निकाल भी सकते हैं, एक होता है आपको जैसे आप 60 साल या 65 साल के हो जाओगे तो उस पर मिलता है। ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है, नॉर्मली चीज़ें ये तो पता ही होगा। और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो अभी करेंटली 4 टाइप्स हैं इसके। पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तीसरा हमारा है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और चौथा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है। तो इसमें से रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज में डिफरेंस कई बार आता है। ठीक है। तो इन सब के डिफरेंस आप अच्छे से कर लेना, इसको रीड कर लेना है। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेड इनकम। ठीक है। एक्सेप्टेड इनकम क्या होता है, इसके 6 एग्जाम्पल। ठीक है। तो वो सभी इनकम जो इनकम टैक्स से क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है, मतलब उस पर इनकम टैक्स। देखो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी इनकम अर्नड विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इज कॉल्ड एग्जेम्प्टेड इनकम एज पर सेक्शन 10 द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम विच विल बी सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स विद इन अ फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइडेड दे मीट सर्टेन गाइडलाइंस एंड कंडीशन। ठीक है। तो कौन कौन से टाइप होते हैं जो एग्जाम्प्ट होते हैं? पहला हाउस रेंट अलाउंस है, दूसरा अलाउंस ऑन ट्रांसपोर्ट, चिल्ड्रंस एजुकेशन। ठीक है। सब्सिडी और हॉस्टल फ़ी। ठीक है। फिर अगला है एग्जाम्पशन ऑफ हाउसिंग लोन। फिर उसके बाद है इनकम डिफाइंड एज सेक्शन 10 सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। लीव और ट्रैवल पे भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। ठीक है। सो ये रहे, और भी बहुत सारे पॉइंट है जो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, लाइक एग्रीकल्चर इनकम। देखो, आपको सेक्शन अगर याद है तो लिखो, वरना मत लिखो। अगर लिखोगे तो ये एग्जामिनर पे और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, उसको लगेगा आपकी नॉलेज अच्छी है। अगर नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, क्योंकि कई बार आप लिखने के चक्कर में गलती कर दोगे, तो गलती से बचना होता है हमें। ठीक है। HUF भी होता है। ठीक है। हिंदू इंडिवाइडेड फैमिली में जो होता है रिसीव्ड होती है वो होता है। फिर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेजिडेंट। ठीक है। इंटरेस्ट टू नॉन रेजिडेंट ऑन नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ठीक है। तो ये सब आप देख लेना पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है ये सब एग्जाम्प्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं,
मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग एग्जाम्पशन ऑफ इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज पर सेक्शन 30A, ठीक है 13A। मतलब पॉलिटिकल पार्टी को क्या क्या प्रोविजन मिलते हैं एग्जाम्पशन के लिए इनकम टैक्स से। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स अ एसोसिएशन ऑफ अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ इंडियन रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इंक्लूडेड अ पॉलिटिकल पार्टी डीम्ड टू बी रजिस्टर विद कमीशन। ठीक है, इनको कमीशन से रजिस्टर करवाना होता है, जो इलेक्टोरियल बॉन्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, सो ये तो चलो पॉइंट्स है। यहाँ मेन चीज़ देखते हैं कि 13A एग्जाम्प्ट द फॉलोइंग इनकम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, जो 13 है उसका क्या क्या एग्जाम्प्ट होता है। पहला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ए पॉइंट है वो देखते हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी पर्सन। ये सब क्या होते हैं, ये सब एग्जाम्प्ट होते हैं, मतलब ये सब पॉलिटिकल पार्टी में ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, जो हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया, कैपिटल गेन हो गया, ठीक है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन हो गया। फिर भी इसके कुछ कुछ वो हैं एग्जाम्पशन है, जो अगर ये हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें मतलब वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे टैक्स देना पड़ेगा। वो क्या क्या है। द पार्टी कीप्स एंड मेंटेन इट्स बुक ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली। ठीक है, ये सब मतलब अकाउंट्स ऑफ बुक, जो बुक्स हैं उसके अकाउंट के, उसको प्रॉपर रखना होगा। ठीक है, और अदर डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर रखना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, द अकाउंट ऑफ पार्टी आर ऑडिटेड बाई चार्टेड अकाउंटेंट। जो पार्टी के जो अकाउंट्स होंगे वो कौन ऑडिट करेगा, चार्टेड अकाउंटेंट करेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सीड 20,000 द पार्टी कीप्स एंड मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु हैज़ मेड सच कॉन्ट्रीब्यूशन। पार्टी में अगर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 20,000 से ज़्यादा, तो उसका नेम और एड्रेस वहाँ पे मेंशन करना होगा, ताकि आगे कोई अगर इंक्वायरी हो तो वहाँ से इजीली उसके बारे में पता चल सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम एंड स्टेट इट्स काइंड। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है, इसके क्या क्या काइंड्स होते हैं, मतलब टाइप्स कितने होते हैं, वो क्वेश्चन पूछा है। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, आई थिंक 6-7 बार पूछ चुका है क्वेश्चन, और कई बार आने वाले में भी सीजन में आ सकता है, मतलब इस वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी आता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, मतलब इसके अलग अलग टाइप आते हैं। ठीक है, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो, एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A मीन्स एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, दैट डेफिनेशन मेक्स इट वेरी क्लियर दैट एनी रेंट और रेवेन्यू इन काइंड ऑफ कैश विल बी एग्रीकल्चर इन नेचर ओनली फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, कौन कौन से हम एग्रीकल्चर में इंक्लूड करेंगे, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगी। पहला कंडीशन है, रेंट और रेवेन्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। ठीक है, जो भी रेंट या फिर रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ से आना चाहिए, लैंड से, ज़मीन से आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया के बाहर वाली जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इंडियन जो प्रॉपर्टी होगी उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, द लैंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होना चाहिए, ना कि वहाँ फैक्ट्री या फिर कुछ और हो। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होगा जब भी वो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स देखो, ये तो समझ में आ गया आपका एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है और कब इसको इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, कोई भी देखो ऐसी इनकम जो हमारे एग्रीकल्चर से आए, और कंडीशन क्या है इसकी कि पहला वो लैंड से आनी चाहिए। ठीक है, रेंट और रेवेन्यू जो भी है लैंड से आना चाहिए, और वो इंडिया में सिचुएट होनी चाहिए। ठीक है, और जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए होनी चाहिए। इसके काइंड्स क्या क्या होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं। एंड देखो, पहला ये है, एनी रेंट और रिवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। ठीक है, सॉरी, जो भी है रेंट और रिवेन्यू कहाँ से डिराइव होना चाहिए, लैंड से होना चाहिए। इनकम डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम जहाँ से भी आए, मतलब इनकम जब आएगी तो एग्रीकल्चर से ही आनी चाहिए। ठीक है, कहीं और से नहीं। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम मार्केटिंग प्रोसेस परफॉर्म बाई कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। ठीक है, कोई भी अगर तुम्हारे एग्रीकल्चर का कल्टिवेटर मशीन है या उससे आए जो इनकम, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, मान लो आप खेती कर रहे हो, आपने गेहूँ उगाए, गेहूँ आपने मार्केट में बेचे, तो वो भी इसी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। ठीक है, फार्म बिल्डिंग से भी जो इनकम आती है वो भी इसमें ऐड करते हैं। तो 5 पॉइंट इसके क्लियर हो गए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। तो ये सिंपल है बहुत, इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर में आता है क्वेश्चन। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई अमीर आदमी हो, आप बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हो। ठीक है, और आपके ऊपर बहुत सारे, मतलब आप टैक्स पे करते हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये हमारा
बॉन्ड होते हैं मतलब सिक्योरिटीज़ होती हैं, एक टाइम आने पे उस पर इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट कहाँ हमें ऐड होगा, हमारे इनकम मतलब हमारे इनकम में ऐड हो जाती है। फिर हमें उस सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी टैक्स देना होता है। तो उस टैक्स से बचने के लिए जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं, पर्सन होते हैं, मतलब जो अमीर बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिक्योरिटीज़ किसी जो लोअर क्लास के बंदे होते हैं जो टैक्स पे नहीं करते उनको दे देते हैं, ताकि उनके इनकम में ऐड हो और कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और जैसे ही वो टैक्स की डेट चली जाती है, टैक्स पे कर देते हैं, उसके बाद वो बॉन्ड दोबारा बाय कर लेते हैं। तो इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। ये इलीगल नहीं होता है। अगर इनकम टैक्स को लगा के अगर आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो आपके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकती है, और उसमें अगर आप गिल्टी पाए गए तो आपके ऊपर टैक्स भी लग सकते हैं और जुर्माना भी लगाया जा सकता है आपके ऊपर, ठीक है। और जो अमाउंट है आपसे दोबारा पे करवाया जाएगा, ठीक है। सो अगर डेफिनेशन देखते हैं तो समझाने का तरीका था, आप डेफिनेशन में बता देता हूँ। अ बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड समवन बिफोर ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन होता है जो सिक्योरिटीज हम बेचते हैं, कब बेचते हैं, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। And required after due date is over. This is done by person in the higher income group to avoid tax by transferring the securities to their relative or friends lower income group just before due date of payment of interest to avoid paying the tax, ठीक है। तो सिंपल सी ये चीज़ थी, आपको क्लियर हो गई होगी होप सो। तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आंसर जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो बचा है वो क्वेश्चंस बचे हैं, और मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। अगर आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट कर दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स में भी कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की, ठीक है। और या फिर ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो हमने कर लिए यहाँ पे, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, द इंसिडेंट ऑफ इनकम टैक्स डिपेंड अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए SSC, डिस्कस, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, हाउ इज इट डिटरमाइंड, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, तो इनको नोट कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म पक्विटीज, स्टेट द पक्विटीज दैट आर टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। पक्विटीज वाले क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं, ठीक है, तो ये भी अच्छे से करके चले जाना। व्हाट डू यू मीन बाय 10th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ SSC, डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं हमें स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल डिटरमाइन करने के लिए। 11th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है आपको पता होगा सबको। एक्सप्लेन एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कौन कौन से सिक्योरिटीज़ होती हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है, डिविडेंड क्या है ये बताना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, व्हाट डू यू मीन बाय सेट ऑफ लॉसेस, ठीक है। सेट ऑफ लॉसेस क्या होता है, मतलब हम लॉसेस को सेट ऑफ कैसे करते हैं। एक्सप्लेन द पर्सन हु सेट ऑफ लॉसेस गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं ओवर करते हैं। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए, ना समझ में आए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।